वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा वर्क पावर एनर्जी के जो सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोल्व करेंगे। आई होप कि सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। अभी बच्चों के सीसी वगैरह आने हैं, प्री बोर्ड्स आने हैं, तो उनमें बच्चों को देखा है कि न्यूमेरिकल्स में काफी प्रॉब्लम आती है। तो हम ऐसे करवाएंगे जैसे जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज कर रखा है वर्क पावर एनर्जी, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी किसी ने नहीं कर रखा तो हम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर आया, और हम क्या करेंगे, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों साथ के साथ सोल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले देखो न्यूमेरिकल्स पे देखो, पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएं, फोर्स अप्लाई करें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके मोशन में लेके आ सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, वर्क डन किया है। यानी फोर्स जो हमने अप्लाई किया और कितनी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर की वो हमारा क्या है, वर्क डन। वर्क डन की ऐसा यूनिट वैसे जूल होती है। अब देखो डिराइव कैसे करोगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है उसकी क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। जब हमारा फोर्स 1 न्यूटन हो और हमारा ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्क डन कितना हुआ है, जूल। ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, जूल। अब देखिए वर्क है जो हमारा 3 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, और नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन। अब देखिए अगर हमारा फोर्स, जैसे इस ऑब्जेक्ट में देखिए फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी हमारा इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यानी अगर एफ एंड एस दोनों की ही डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, जो हमारा वर्क डन होगा इस केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन रहेगा। सेकंड बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। देखो अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी एस है जो हमारी, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में जो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट देखो जीरो में क्या आएगा, सबसे पहली बात अगर हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है देन वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा हमारा, अगर देखो हमारा एक फॉर्मूला और होता है वर्क डन का, अगर एंगल की बात की जाए, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। क्लियर? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं बोलूं कि मैंने ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री पे या थीटा डिग्री, एंगल लगा लो थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया है। तो अगर जहां पे एंगल की बात की जाए, थीटा की बात की जाए, तो हम यहाँ पे वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा हम क्या लेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो हमारा एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्लियर? अब अगर देखो कोस थीटा, अगर कोस
हमारी 0 डिग्री एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा है अगर इसकी वैल्यू 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो अगर हमारा कोस 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और अगर हमारा कोस 180 डिग्री है तो हमारी कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो उस केस में हमारा जो वर्क डन है वो कितना आएगा? पॉजिटिव। देखिए रखिए इसमें वैल्यूज को, एफ एस, उस कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमारा क्या आ गया? एफ इंटू एस, यानी पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही अगर हम वर्क डन में क्या लेंगे? कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो वर्क डन कितना आ गया? 0। अगर एंगल 180 डिग्री है तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्लियर? यानी दूसरा हम बोल सकते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा थीटा की वैल्यू है अगर वो 0 डिग्री है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर थीटा यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हमारा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है यानी फोर्स, मान लो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस और यह फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में कितनी डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हमारी 0। यानी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो हमारा क्या होगा? वर्क डन 0, क्योंकि सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, दूसरे डायरेक्ट कह सकते हैं अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा? हमारा 0। क्लियर? दूसरा हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी हमें पता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के पास उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसमें जो वर्क डन और एनर्जी है वो इक्वल लेके चल रहे हैं चैप्टर में। क्यों? क्योंकि देखिए हम कितना वर्क डन कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, जितनी हमारी एनर्जी हम उतना ही काम कर सकते हैं। यानी हम जैसे जैसे काम करते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफर हो जाती है? वर्क डन में। ठीक है, किसमें ट्रांसफर हो जाती है? वर्क डन में। तो इसलिए हर केस में अगर हमसे वर्क डन पूछा है, अगर हमें मास और वेलोसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट के, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखेंगे वर्क डन को। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो जो हमारी एनर्जी वर्क डन होगा हम उसको किसके इक्वल रखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो वो डिस्कस करते हैं एक बार 1 बाय 1। क्लियर? सब बच्चे अपनी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको ओपन कर ले। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी की अगर बुक है उसको पास में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर करेंगे तो ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। हम क्वेश्चन बुक से देखेंगे और डायरेक्ट उनका क्या करेंगे? सोल्व करेंगे उनको। ठीक है, देखिए जिसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक बैटरी है। ठीक है, क्या है? बैटरी है। उसका जो बैटरी है, बैटरी वाला बल्ब है। कैसा बल्ब है? बैटरी वाला बल्ब है। वो लाइटिंग शो करे, यानी लाइट्स ऑन है हमारी। तो अगर हमारा, देखिए इसमें क्या पूछा है, अगर हमारा ये ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है? अभी ऑन है। तो जो इसके पास जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, यानी जो चेंज एनर्जी का चेंज है वो पूछा है। देखिए जो हमारी लाइट है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड एनसीईआरटी का। ठीक है, जो हमारी बल्ब है ये ऑन है, तो सबसे पहले अगर बैटरी वाला है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाएगी लाइट एनर्जी में, प्लस हीट एनर्जी। देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? हीटिंग इफेक्ट शो करता है। जब तक हमारी लाइट ऑन रहती है, अगर आप उसको ऑफ करके देखेंगे, अगर हमारी लाइट मान लो 30 मिनट से ऑन है, आप उसको ऑफ करके उसको टच करके देखोगे तो उसमें क्या होगी? आपको वो हीट फील होगी उसके अंदर, यानी वो क्या होगा? गर्म होगा। क्योंकि जब हमें पता है 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी ऑब्जेक्ट से पास होता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? हीटिंग। कौन सा इफेक्ट शो करता है? हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वो आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है? ऑब्जेक्ट है गिवन, उसका मास है 20 केजी। कितना है? 20 केजी। मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, देखिए इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, पहले कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। किसमें चेंज होगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो हम मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू से डिनोट करते हैं। ये हो गई हमारी कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। कौन सी हो गई हमारी? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? v से। क्लियर? तो जो हमारा वर्क पावर एनर्जी का डेरिवेशन किया है उसके अंदर एक कौन सा फॉर्मूला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो टॉपिक है इसका, उसमें तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमसे वर्क डन पूछा है इस केस में। क्या पूछा है? कैलकुलेट द वर्क डन। हमसे वर्क डन पूछा है। तो अब इसमें देखिए मास कितना है? 20 केजी। अब देखिए हमें पता है कि इसमें वर्क डन पूछा है और हमें वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसमें जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर? तो 1/2 इंटू 20। देखिए v फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 का स्क्वायर। क्लोज। 1/20, 1/2 इंटू 20। देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 4 माइनस 25। क्लियर? तो कितना आ गया? 1/20, 1/2 इंटू 20, सॉरी 1/2 इंटू 20 और माइनस का 210। क्लियर? देखिए माइनस का आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 10 2 से 20। क्लियर? तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर, 21 है ना, ये हमारा कितना रह गया? 21 0। तो ये कितना था हमारा? 21। तो देखिए कितना आ गया? 210 माइनस। अब देखिए जो इसमें माइनस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा? जो इसका आंसर कितना आया है? वर्क डन। क्या आया है हमारा? वर्क डन। जितना हमारा काम हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है और उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। पहले कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, कम हुई है 2 मीटर पर सेकंड। देखिए जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करना है तो हमें कैसे करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना, अपोजिट में। और दूसरा जो हमारा ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप ये। और वैसे आंसर में देखिए जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है
कि हमारा वर्क डन कैसा है, नेगेटिव वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, नेगेटिव। इसका मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल बनेगा 180 डिग्री और हमारा कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1। यानी अगर हमारे क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि वर्क डन हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है। देखिए 5th क्वेश्चन नंबर में क्या है हमारा, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है इसमें क्या बोला है, अ मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। देखिए इसमें ये बोला है, पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टेबल है, कंसीडर ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल टेबल ही लगा लो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 10 kg। अब ये बोल रहे कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली क्या करवाया, डिस्प्लेस करवाया। क्या करवाया, ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए पे, कंसीडर ये पॉइंट ए पे है हमारा 10 kg मास, और हमने हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। क्लियर। ये हमारी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हम इसको बीच पॉइंट तक हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा कंसीडर अब यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, 10 kg पे आ गया हमारा वर्क डन। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटी, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या किसी टेबल पे है, अब सब पे कौन सा, एवरी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जी। ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स होता है, यानी अर्थ अपना फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिवर्स में। तो अब यहाँ से जो हमारा 10 kg है, ये क्या है, इस पे डाउनवर्ड क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कैसा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेस हमारी ए टू बी, देखिए इस डायरेक्शन में हुई है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का। अब एंगल है इनमें जो कितना आ गया, अगर देखिए यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो वर्क डन निकालिए, एफ एस कोस थीटा। अब देखिए एफ एस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। कितनी वैल्यू है, 90 डिग्री। और हमें पता है कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट डाउन कैसे हो रही है, हॉरिजॉन्टली और डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो दोनों के बीच में जो एंगल आ गया हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जो हमारा 90 डिग्री अगर कोस 90 है तो जो कोस 90 की वैल्यू वो 0 होगी और वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। आप देखिए अपनी बुक खोलिए, ओपन कीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चन देखते रहिए, हम यहाँ सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम बीच में करवा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और हमें पता है, देखिए सबसे पहले, इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट करते हैं इस टॉपिक का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्लियर। अब इसमें बोल रहा है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। और हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन पे है, यानी जैसे हमारे कार, बाइक, एक्टिवा, जितने भी हमारी व्हीकल्स चल रही हैं रोड पे है, उन सब के पास, इवन हमारे पास भी जब हम मोशन में होते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कौन सा है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर, देखिए इसके फॉर्मूले में H है, यहाँ से भी अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्लियर, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट
अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है यानी अवे फ्रॉम ग्राउंड जाता है, तो उसके पास मान लो अगर ग्राउंड से ये h हाइट पे चली गया, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉल है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया उसको, और ये किस पे चलेगी, h, यानी हाइट, एक हाइट है h। क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर जाता है यानी उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था इसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट एक हाइट गेन करेगा तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि ना तो हम एनर्जी को मतलब क्रिएट कर सकते और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, नहीं, जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। क्लियर। ये तो हो गई जब ऑब्जेक्ट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आता है यानी ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो अब कोई देखो जब ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगी तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर। अब जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, कि फ्री फॉल बॉडी है, हमने एक हाइट से उसको क्या कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे देखो ग्राउंड की तरफ जैसे जैसे आएंगी हाइट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट हमारा किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, कंसीडर यहाँ से हमने बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, तो वो अपने आप ग्रेविटी का फोर्स है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो देखिए ये बोल रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यस, हमें पता है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, उसके अंदर है। तो अब ये बोल रहा है क्या ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करती, यानी वायलेट, यानी उसका क्या करती है, रिजिट करती है, विरोध करती है, उल्लंघन करती है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता जाएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। यानी दूसरा हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी हमारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उतनी ही अमाउंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ठीक है, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल ये फॉलो करता है लॉ को, ये उसका रिजिट वॉयलेट यानी विरोध नहीं करता। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हम राइडिंग कर रहे हैं, यानी आप मॉर्निंग में जाते होगे साइकिल पे, है ना, क्या कर रहे हैं, बाईसाइकिल पे राइडिंग, यानी हम साइकिल चला के जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ये बोल रहा है कि जब हम साइकिल चलाते हैं
जब बाईसाइकिल पे राइडिंग करते हैं तो जो चेंज इन एनर्जी आता है वो कौन सा होगा, यानी इस प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी कैसे होगी। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, साइकिल को हम चलाते हैं तो कौन सी एनर्जी यूज होती है हमारी, मस्कुलर एनर्जी। कौन सी होती है, मस्कुलर एनर्जी यूज होती है। जो हमारी मस्कुलर एनर्जी यानी जो हमारी मसल्स की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, बताइए, काइनेटिक एनर्जी में। किस में, मोशन में आती है ना, साइकिल को हम चलाते हैं तो साइकिल किस पे आता है, मोशन में आता है। और मोशन में आता है जब कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, यानी जो हमारी मसल्स की एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब जो 8th क्वेश्चन है ये क्या कह रही है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन वी पुश। ये बोल रहे हैं अगर हम एक बहुत बड़ी रॉक, चट्टान, ठीक है, एक बहुत बड़ी चट्टान यानी लगा लो बहुत बड़ा स्टोन है, क्लियर, अगर हम उसको क्या करें, उस पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम उस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाए। यानी अगर हम इस वॉल पे क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो जो हम इसको डिस्प्लेस तो नहीं कर सकते, यानी इसको मोशन में नहीं ला सकते। अब ये बोल रहे कि हमें पता है अगर वो हम एस 0 है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगी तो वर्क डन तो हमारा 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये बोल रहे हैं अगर वर्क डन 0 है, अगर काम नहीं हुआ, तो जो हमने उस पे एनर्जी लगाई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी रॉक के ऊपर जो एनर्जी लगाई है, तो वो एनर्जी हमारी किस में यूज हुई। देखिए अब पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क डन 0 होगा। हमारी एनर्जी सिर्फ इसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा सकती, क्या करवा सकी, एनर्जी का यूज तो हुआ है, यानी कुछ तो हुआ है। तो हम जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम सिर्फ इसके जो पार्टिकल्स है उनको ही वाइब्रेट करवा पाएंगे। इसीलिए जो हमारी एनर्जी है उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाने में क्या करेगी, यूज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अच्छा ये बोल देखिए, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। ये बोल रहे कि एक मंथ में क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बोल रहे हैं जो हम घर में बिजली यूज करते हैं, ठीक है, वो कितनी है, 250 यूनिट है एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी यूज की हमने, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एनसीईआरटी का, 250 यूनिट्स, ठीक है, इतनी यूज की है। तो अब बोल रहे हैं कि हमने जो ये एनर्जी है ये जूल में बताओ कितनी यूज की, यानी एक मंथ में हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, घर में वो 250 यूनिट यूज हुई है। ये बोल रहे हैं कि बताइए जूल में कितनी होगी, किसको किस में कन्वर्ट कीजिए, जूल में कन्वर्ट कीजिए, किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। देखो जो हमारे घर में आती है यूनिट्स वो किस में होती है, किलोवाट में होती है। इस इनका कहने का अगर 250 यूनिट्स है इसका मतलब है कि 2 किलोवाट, 250 किलोवाट आवर, क्या है, 250 किलोवाट आवर, यानी इलेक्ट्रिसिटी। देखिए किलोवाट, वोट, किलोवाट आवर, ये किसकी यूनिट है, हमारी पावर की, किसकी यूनिट है, हमारी पावर की यूनिट है ना। क्लियर। अब ये बोल रहे कि जूल में बताओ कितनी होगी, तो हमारा जो 1 किलोवाट होता है, ये आपको याद रखना है, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अगर 1 किलोवाट आवर इसके बराबर है तो 250 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 250 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको पॉइंट को हटा दें और इसमें क्या कर दें, 10 कर दें,
तो 0 से 0 कैंसल। क्लियर। अब जब हम इनकी यूनिट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 900 इंटू में 10 की पावर कितनी है 6 है। क्लियर। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना 900 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 2 यानी 100 को हम किस में लिख सकते हैं 10 की पावर 2 में। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल यानी अगर हम 250 यूनिट्स को किस में चेंज करें जूल में तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्लियर। इतने जूल एनर्जी हमने 1 मंथ में हमारे घर में क्या कर ले यूज कर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बोलता है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किसकी बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 40 केजी। मास कितना है 40 केजी। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 40 केजी। ठीक है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव यानी ए मास है 40 केजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इसको एक हाइट यानी जो हाइट पे उठाया हमने इसको क्या किया ग्राउंड से लेके हम एक हाइट पे ले गए और वो हाइट की वैल्यू है 5 मीटर। यानी हमें पता है अगर हाइट की बात कर रही है, अगर देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी गिवन है, वर्क डन निकालना है तो हम जो वर्क है उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ले लेते हैं। अगर क्योंकि वर्क और एनर्जी बराबर होती है, जितना हम काम करते हैं उतनी हमारी एनर्जी यूज होती है ना काम करने में। अगर हमें हाइट दी है बच्चों, मास और हाइट दिया है तो हमें पता है हाइट किसके फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन को क्या लेंगे इक्वल लेंगे। क्लियर। अभी बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये बोल रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी। ठीक है, इसके दो मतलब आगे भी पूछा है ये, एक बार हम यहाँ तक सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहे हैं हम अगर लेके गए 5 मीटर पर तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh यानी मास कितना है 40 केजी गिवन है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए वन मिनट हम मार्कर को चेंज करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देना। ये वाला देखिए m मास हो गया 40 केजी। ठीक है, इनटू में g देखिए g की वैल्यू वैसे 9.8 लेते हैं, g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल, बट अगर हमें गिवन है तो हम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक की थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 वैसे गिवन नहीं है तो हम 9.8 ही ले लेते हैं, कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, 9.8 कितनी आ गई 9.8, हाइट कितनी है बच्चों 5 मीटर। ठीक है, तो देखिए 40 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 98 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 98 अपॉन 10 इंटू 5, 0 से 0 इनकी अगर हम कैलकुलेशन कीजिए देखिए कितनी है 0। अगर आप इसकी देखिए 4 इंटू में 98 इंटू में 5। ठीक है, और हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 960 जूल। कितना आ गया 1960 जूल सॉरी। ठीक है, कितना आ गया 1960 जूल आ गया। एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। अब देखिए आगे पोटेंशियल एनर्जी यानी हमें फर्स्ट पार्ट तो बता देगी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रही है। आगे भी क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है हाफ वे पे आ जाता है यानी आधे रास्ते आ जाता है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने बोला अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए 2
2.5, इन्होंने बोला हाफ वे मतलब अगर 5 मीटर हाइट पे तो 5 मीटर का हाफ क्या हो गया 2.5 मीटर। तो अब हमें पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नीचे लेके आए थे, इसकी जब यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे था तो यहाँ पे जब रेस्ट पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे जैसे नीचे आया मोशन में आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। अब देखिए हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी हाफ रास्ते पे तो उतनी ही हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस पे इसकी 960 है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ वे पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब ये आधे रास्ते में आया हाफ वे में आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए अगर ये है तो हाफ में कितनी हो जाएगी, इसका क्या करते हैं तो देखिए ये आएगा हमारा 9, अब एक बार चेक कर लीजिए खुद भी, 980 आएगा, ठीक है 980 जूल आ गया। अब देखिए अगर ये हमारा 980 जूल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी हमें पता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 980 जूल, कितनी आ गई 980 जूल, क्लियर, कितनी आ गई 980 जूल। 11th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी है, ये पूछा कि वर्क डन कितना होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। देखिए अगर हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ तो सैटेलाइट की जो पाथ है कौन सा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, कौन सा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। सर्कुलर पाथ है तो वर्क डन कितना होगा हमारा 0 होगा। तो इसमें वर्क डन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये अगर आपसे पूछ ले सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हाफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो फोर्स और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच की जो एंगल है वो कितना आएगा 90 डिग्री। हमेशा जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो वहां पे कोस थीटा 90 डिग्री होगा, और हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये आज हमारे क्वेश्चन 11 हो गए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को टोटल क्वेश्चन इसमें 21 हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेंथी हो जाएगी क्लास। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मैम पहले टॉपिक भी करवाइए फिर ही करवाइए, क्योंकि देखिए टॉपिक आप कर चुके होगे आपकी, है ना, टॉपिक आप कर चुके होगे। अब जो ऑफलाइन क्लासेस में भी देख रहे हैं बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ज्यादा आ रही है, क्योंकि 8 तक आप इतने न्यूमेरिकल्स के लिए यूज्ड टू नहीं होते और फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ओनली न्यूमेरिकल की डालती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल की डाली है, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि नहीं न्यूमेरिकल के साथ साथ हमें पहले किसी चैप्टर का आपका कोई कंसेप्ट टॉपिक है वो करवाना है, उसका कंसेप्ट करवाना है, तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब वो टॉपिक हम मतलब स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी आपके प्री बोर्ड्स भी आने हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट यानी सीसी भी चल रही है, ठीक है। तो आप बता दीजिए आपका टॉपिक कौन सा है, आपके चैप्टर कौन से हैं प्री बोर्ड्स में, ताकि आपके प्री बोर्ड से पहले हम सारे न्यूमेरिकल्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या फिर हमारे बायो का कोई टॉपिक हो, तो हम आपको यूट्यूब पे उसको ताकि हम प्रोवाइड करवा सके। अगर आपकी प्रॉब्लम का पता चलेगा तभी हम उसको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लेक्चर में इंटरेस्टेड है तो अगर आप सबको अच्छा लगता है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे। अगर किसी बच्चे को लगता है टॉपिक करवानी चाहिए पहले तो टॉपिक वाइज कर लेंगे। अगर किसी को लगता है कि हमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए तो हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।